विजयनगर दक्षिण भारत के सबसे महान साम्राज्यों में से एक। इसकी स्थापना की कहानी इतनी शानदार है कि आज भी लोगों को प्रेरणा देती है। पर क्या ये कहानी जैसी हमें सुनाई जाती है वैसी ही सच है? आज हम इसी मशहूर कहानी के पीछे छिपे सच और मिथक की गहराई में उतरेंगे। तो कहानी कुछ यूं है। दो भाई हरिहर और बुक्का जो धर्म की रक्षा के लिए एक बहुत बड़े साम्राज्य की नींव रखते हैं। ये एक ऐसी गाथा है जिसे पीढ़ियों से गर्व के साथ सुनाया जा रहा है। पर सवाल तो यही है कि इस दमदार कहानी में असलियत कितनी है। तो चलिए देखते हैं कि इस पूरी पड़ताल में हम कहां तक जाएंगे। पहले हम विजयनगर की मशहूर कथा को जानेंगे, फिर उससे जुड़ी ऐतिहासिक पहेली को समझेंगे। हम पत्थरों पर लिखे सुरागों का पीछा करेंगे, होयसल राजवंश से इसके रिश्ते को देखेंगे और आखिर में सबूतों के आधार पर इसकी स्थापना की कहानी को फिर से लिखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं उस कहानी की जिसने विजयनगर को उसकी पहचान दी। ये कहानी है नायकों की, उनके विश्वास की और उनकी किस्मत की। सुनने में बिल्कुल किसी फिल्म की कहानी जैसी लगती है ना? दो भाई जिन्हें बंदी बनाया गया, धर्म बदलने पर मजबूर किया गया, लेकिन वो वापस आते हैं, विद्रोह करते हैं और एक गुरु के आशीर्वाद से एक महान साम्राज्य बना देते हैं। ये कहानी जाहिर तौर पर गर्व व जोश जगाती है, पर अक्सर इतिहास इतना सीधा और सरल नहीं होता। और बस यहीं से मामला थोड़ा पेचीदा होने लगता है। जब हम इस शानदार कहानी को सबूतों की कसौटी पर रखते हैं तो इसमें कई झोल नजर आने लगते हैं। इतिहासकारों के मन में इसे लेकर कई सवाल हैं। सवाल बहुत सीधा है। अगर ये कहानी सुनने में इतनी अच्छी लगती है तो इसमें सच कितना है और फसाना कितना? आखिर सबूत हमें किस तरफ ले जाते हैं? इतिहासकारों के बीच जो बहस है वो इन्हीं सवालों को लेकर है। क्या संगमा भाई सच में दिल्ली गए थे? उनका होयसल साम्राज्य से असल में क्या रिश्ता था? क्या ऋषि विद्यारण्य उस वक्त वहां मौजूद भी थे? और सबसे जरूरी, क्या 1336 की तारीख वाकई सही है? इन सवालों के जवाब में ही असली कहानी छिपी है। तो अब सच्चाई का पता कैसे लगाया जाए? जवाब छिपा है पत्थरों में। जी हां, उस जमाने के शिलालेखों में। ये उस वक्त के सबसे पक्के सबूत होते हैं क्योंकि ये घटना के समय ही लिखे गए थे, न कि 100-200 साल बाद। तो देखते हैं ये पत्थर हमें क्या बताते हैं। और मजे की बात यह है कि हमें विजयनगर की शुरुआत की दो अलग अलग कहानियां मिलती हैं। तेलुगु परंपरा में हमें वही हीरो वाली, विद्रोह वाली कहानी सुनाई देती है, लेकिन कन्नड़ परंपरा एक बिल्कुल अलग ही तस्वीर दिखाती है। उसके मुताबिक संगमा भाई विद्रोही नहीं बल्कि होयसल साम्राज्य के अधिकारी थे जो उसके बाद सत्ता में आए। पर 1336 वाली कहानी की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है जानते हैं? उस साल के आसपास का कोई भी शिलालेख इस घटना का जिक्र तक नहीं करता। मतलब एकदम सन्नाटा है। और इतिहास में ये खामोशी अपने आप में एक बहुत बड़ा सबूत होती है। असल में ये जो हीरो वाली कहानी है ना, ये सामने आती है घटना के लगभग 200 साल बाद। तो सोचना लाजमी है कि इसे बाद में क्यों बनाया गया। शायद इसलिए कि साम्राज्य को एक शानदार दैवीय शुरुआत दी जा सके। तो अगर विद्रोह वाले कहानी पर शक है तो फिर हुआ क्या था? सारे सुराग हमें एक ही तरफ ले जाते हैं, होयसल साम्राज्य की ओर, जो विजयनगर से ठीक पहले उस इलाके की सबसे बड़ी ताकत था। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। ये एक पूरी तरह से अलग ही कहानी बता रही है। यहां कोई एक दिन का ड्रामा नहीं है। ये एक धीमी प्रक्रिया थी। 1346 से पहले हरिहर और बुक्का होयसल राजा के बड़े अधिकारी थे। जब राजा की मौत हुई तो उन्होंने विजयोत्सव मनाया। विजयनगर नाम तो पहली बार 1367 में दिखा और शाही उपाधि का इस्तेमाल तो 1368 में शुरू हुआ, यानी कथित स्थापना के 32 साल बाद। ये तो एक क्रमिक सत्ता हस्तांतरण लगता है, कोई अचानक हुआ विद्रोह नहीं। इसका मतलब साफ है, ये कोई जबरदस्त लड़ाई या बगावत नहीं थी। ये एक तरह का स्मूथ पॉलिटिकल ट्रांजिशन था। संगमा भाइयों ने एक कमजोर होते साम्राज्य की कमान संभाली और उसे एक नई मजबूत शक्ति बना दिया। चलिए अब आते हैं कहानी के सबसे दिलचस्प और मशहूर किरदार पर, महान ऋषि विद्यारण्य। तो फिर महान ऋषि विद्यारण्य का क्या? उनकी कहानी तो साम्राज्य को एक आध्यात्मिक पहचान देती है, पर क्या वो कहानी सच है? सबूत इस पर भी कुछ सवाल उठाते हैं। यहाँ इतिहासकार एक बड़ी उलझन में पड़ जाते हैं जिसे माधव विद्यारण्य प्रॉब्लम कहा जाता है। पता चलता है कि उस दौर में माधव नाम के दो बहुत ही प्रभावशाली लोग थे। एक थे माधवाचार्य जो एक मंत्री थे और जिनका जिक्र शुरुआती शिलालेखों में मिलता है।
और दूसरे थे माधव विद्यारण्य, जो एक बहुत बड़े विद्वान और सन्यासी थे जिनकी बात बाद की किताबों में होती है। और ज्यादातर सबूत यही इशारा करते हैं कि ये दोनों अलग-अलग इंसान थे। ऐसा लगता है कि वक्त के साथ इन दोनों की शख्सियत को मिलाकर एक महान किरदार गढ़ दिया गया, ऋषि विद्यारण्य का किरदार। इस एक कहानी ने साम्राज्य को राजनीतिक ताकत भी दी और आध्यात्मिक आशीर्वाद भी। तो अब अगर हम सारे सबूतों को जोड़कर देखें तो एक नई और शायद ज्यादा सच्ची तस्वीर उभरती है। विजयनगर राज्य एक दिन में नहीं बना, बल्कि होयसल साम्राज्य के पतन से धीरे धीरे उभरा। संगमा भाई कोई नौसिखिया विद्रोही नहीं, बल्कि अनुभवी प्रशासक थे। और विद्यारण्य की महान कथा शायद बाद में इसलिए बनाई गई ताकि साम्राज्य की नींव को और भी ज्यादा प्रतिष्ठित और पवित्र दिखाया जा सके। तो अब सवाल ये उठता है कि इस सब का मतलब क्या है? आखिर हम इतनी मशहूर, इतनी प्रेरणा देने वाली कहानी की इस तरह से पड़ताल कर ही क्यों रहे हैं? क्योंकि इतिहास सिर्फ पुरानी कहानियों की किताब नहीं है। ये तो एक लगातार चलने वाली खोज है, एक प्रोसेस है, जिसमें हर नए सबूत के साथ हमारी समझ और ज्यादा गहरी और साफ होती जाती है। विजयनगर की कहानी हमें यही सिखाती है कि कैसे किसी मुश्किल पॉलिटिकल रियलिटी को एक आसान हीरो वाली कहानी में बदल दिया जाता है। इन कहानियों का एक मकसद होता है लोगों को एक पहचान देना, एक गौरव देना, और इन कहानियों के पीछे की हकीकत को समझना हमें अपने अतीत को और बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है। तो सोचने वाली बात यह है कि इतिहास की ऐसी और कितनी महान कहानियां हैं जिनके पीछे की सच्चाई शायद कुछ और हो, और वो बस अपनी पड़ताल का इंतजार कर रही हैं।